प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा सप्तमी की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां निबंध के बारे में आगे के भाग को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक नागार्जुन जी ने हिमालय और नदियों को मानवीय रूप में स्वीकार करते हुए हिमालय को पिता और नदियों को बेटी के रूप में माना है। उन्होंने ये देखा था कि नदियाँ कैसे विस्तृत भाग में फैलती हुई शांत गंभीर बहती है, परंतु जब उन्होंने देखा कि हिमालय पर जाकर कि नदियाँ तो दुबली पतली बड़ी सकड़ी सी अवस्था में वहाँ से उद्गम स्थल से निकलती है और बड़ी नटखट चंचल और उछलती कूदती हुई मैदान तक पहुँचती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम निबंध के मध्य भाग को समझेंगे कि किस प्रकार पिघलते हुए दयालु हिमालय की एक एक बूंद से महानद सिंधु और ब्रह्मपुत्र का निर्माण होता है और वे नदियां समुद्र की ओर प्रवाहित होती है तथा आगे जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है, जिसके लिए लेखक ने समुद्र को बड़ा सौभाग्यशाली समझा है। भैया बहनों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि नदियां अपने विशाल मैदान में बहती है। हम लोगों ने और आप लोगों ने सिर्फ उन्हें विशाल मैदान में बहते हुए देखा है। लेखक भी उन्हें विशाल मैदान में बहते हुए देखता है, लेकिन जब वह हिमालय पर जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि नदियां तो अनेक रूपों में बहती है। पर्वतों पर उछलते कूदते नटखट स्वभाव के कारण कहीं पर सकड़ी कहीं पर पतली धारा के रूप में निकलते हुए धीरे धीरे वह विशाल मैदान की ओर प्रवाहित होकर बहने लग जाती है। तो लेखक ने इस पाठ में नदियों के अलग अलग रूपों का भी वर्णन किया है, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए तिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब आगे लेखक ने बताया है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। सिंधु नदी जो है यह पंजाब प्रांत की तरफ से बहते हुए सागर में मिलती है और इसी तरह ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश की तरफ से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। चूँकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो क्या है, महानद है। महानद अर्थात जो छोटी छोटी नदियों से मिलके बने हैं, उन्हें महानद कहा जाता है। तो इन दो नदियों के नाम को सुनते ही हमें रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की इन सभी बेटियों की याद आती है, क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ भी नहीं। इनका निर्माण कैसे हुआ है? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद अर्थात दयालु हिमालय का दिल क्या है? दयालु हिमालय का दिल है उसमें जमी हुई बर्फ। हिमालय में जो बर्फबारी लगातार होती रहती है, वही बर्फ पिघलने या बर्फ की बूंदें धीमे धीमे पानी के रूप में पिघलती है। एक एक बूंद जमा होती है और उसके बाद क्या होता है? यह दो महानद तैयार होते हैं। अब यह दो महानद ही नहीं,
हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ इसी प्रकार बनती है या नदी का रूप लेती है। बर्फ़ के छोटे छोटे कण जब पिघलते हैं तो जल के रूप में एकत्रित होते हैं, तभी तो वे नदी के रूप में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि हिमालय रूपी पिता अपनी इतनी प्रेम से पाली हुई बेटियों को क्या करते हैं, आगे प्रवाहित होने के लिए भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाकर उन्हें किससे मिलना है? समुद्र से मिलना है। इसलिए लिखा है कि वह समुद्र बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है जिसको हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, अर्थात जिसके साथ हिमालय की दो बेटियों का क्या होता है, मिलन होता है। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब जिन्होंने इन नदियों को सिर्फ मैदानी भागों में देखा है, वे तो उनके स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। अगर वो उन्हें पहाड़ों में देखें, पहाड़ों में वे इतने वेग से बहती है कि उनकी कल्पना नहीं कर सकते कि यह नदियाँ मैदानों में आकर इतनी शांत हो जाती है। इसलिए लिखा गया है, शायद जिन्होंने उन्हें मैदानी भागों में देखा हो वह यह कल्पना नहीं कर सकते कि जब यह बच्चियाँ या नदियाँ अपने पिता यानी हिमालय की गोद में अर्थात हिमालय की पहाड़ियों में बहती है, तभी यह बालिका के रूप में कितनी सुंदर खेल दिखाती है। आगे लेखक बता रहे हैं कि जिस प्रकार अपने बाल्यकाल में नंग धड़ंग रूप में भी बच्चों को उनके माता पिता अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनकी बाल लीलाओं से अत्यधिक आनंदित होते हैं, अत्यधिक खुश होते हैं, ऐसे ही लेखक ने लिखा है कि अपने पिता हिमालय की गोद में अल्हड़ रूप में खेलने वाली इन नदियों को, इन बालिका रूपी नदियों का रूप वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, वो आकर्षक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वे तो इन नदियों को रोज़ देखते हैं। अब जो लेखक है वे मैदानी भाग से पर्वतीय भाग में पहुँचे हैं, तो वहाँ वो नदियों का अलग ही स्वरूप देख रहे हैं। लेकिन पर्वतीय भाग में रहने वाले लोगों ने सदा ही उन नदियों को उसी रूप में देखा है कि वे चंचल हैं, अत्यधिक वेग के साथ बहती है, खिलखिलाकर हंसती है। तो इसलिए वो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वो रूप बिल्कुल भी लुभावना भले ही नहीं होगा, लेकिन लेखक को वो रूप इतना अत्यधिक लुभावना प्रतीत होता है कि वे समुद्र को इन नदियों का पति अर्थात हिमालय का दामाद कहते हैं और हिमालय को समुद्र का ससुर अर्थात इन नदियों का पिता कहते हैं, और इसमें उन्हें कोई भी झिझक नहीं होती। आगे लेखक ने लिखा है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा।
अब मानवीकरण की यह परंपरा लेखक ने ही अपने लेख में शुरू नहीं की है। यह परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। कब से? महाकवि कालिदास के समय से। महाकवि कालिदास ने जो अपना एक महाकाव्य लिखा था मेघदूत। मेघदूत में उन्होंने यक्ष और यक्षिणी उन दोनों को मिलाने के लिए मेघ यानी बादलों को दूत के रूप में दर्शाया था। उसमें यह दिखाया था कि यक्ष जो है वो अपनी यक्षिणी को संदेश भेजते और इस कार्य के लिए वे मेघ यानी बादलों को अपना दूत बनाते हुए बादलों से कहते हैं कि तुम मेरा संदेश लेकर यह यक्षिणी के पास जाओ। तो उसमें भी कहीं पर यह वर्णन आता है कि यक्ष उस मेघ से या उस बादल से जो कि उसका संदेशा लेकर यक्षिणी के पास जा रहा है, क्या कहते हैं कि वेत्रवती, वेतवा नदी, जिसको आजकल के समय में हम बेतवा कहते हैं, प्राचीन काल में उसको वेत्रवती कहा जाता था। उस नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात तुम वेत्रवती नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान यानी वर्षा देते हुए जाना, क्योंकि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अर्थात जब तुम वर्षा रूपी जल उस नदी में दोगे या वहाँ पर तुम वर्षा करोगे तो तुम्हारी वो प्रेयसी यानी वेत्रवती नदी, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तो वो बहुत खुश हो जाएगी या वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो लेखक कहते हैं कि जिस तरह कालिदास ने वेत्रवती नदी के प्रति मेघ यानी बादलों के प्रेम को प्रदर्शित किया था, उसी तरह यही बात इन चंचल नदियों को देखकर उन्हें याद आती है कि महाकवि कालिदास को भी शायद नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन मतलब देखिए, दो रूप होते हैं, एक होता है अचेतन, एक होता है सचेतन। अचेतन का अर्थ है प्राण रहित या जिसमें प्राण न हो, और सचेतन का अर्थ होता है सजीव या चेतना के साथ। प्राचीन काल में भी शायद कालिदास जैसे कवियों को इन नदियों का या जिनको लोग निर्जीव मान सकते हैं उनका चैतन्य रूप ही पसंद था, उनके अंदर प्राण ही पसंद थे। इसलिए उन्होंने इन नदियों को सचेतन रूप में अपने काव्य में प्रदर्शित किया है। तो फिर कवि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पहाड़ी घाटियों एवं समतल आंगन के मैदानों में इन नदियों को अलग अलग शक्लों में देखेगा, वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि इनका कौन सा रूप अच्छा है। उनमें भी चैतन्य रूप ही ज़्यादा अच्छा है, अर्थात हमें इन्हें सजीव ही मानना चाहिए। निर्जीव हम इन्हें नहीं मान सकते, क्योंकि इनका रूप इतना सुंदर है कि उसको हम निर्जीव मानने का अपराध कर ही नहीं सकते। भैया बहनों, इस मध्य भाग में कुछ कठिन शब्द आए हैं, आइए उनके अर्थों को समझेंगे। श्रेय, अच्छा या सौभाग्य, लुभावना, आकर्षक, विरही, वियोगी, झिझक, शर्म, सचेतन, सजीव। तो इन कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए भैया बहनों इतना ही, शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे।